साल राग जाधव 1932 ते 2016. राग 16. जाधव कवी, समीक्षक, ललित लेखक, साहित्याची जाण आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली. व्यापक हा. वाङ्मयी दृष्टिकोन आणि चिंतनात्मकता ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यांच्या समीक्षा विषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तके आहेत. त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदाच्या डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळे वेगळे नाटक ही समीक्षात्मक पुस्तके, वियोग ब्रह्म, मावळतीच्या कविता हे कविता संग्रह इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहे. 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशाच्या संपादनात सहभागी होते. सालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत. साल ही प्रतिकात्मक आहे. सालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणार आहे. पाठातील औदार्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे. वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणींचे मोल महत्वाचे असते. कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी निगडित असलेले संदर्भ मानवी भावना सरळ ठेवतात. वस्तूशी निगडित कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग, त्याची मानवी संदर्भच सर्वार्थाने महत्वाचे ठरते. अब यहाँ पे साल के बारे में बताया है. साल पता है ना, जो स्वागत के लिए उपयोग करते हैं. हाँ, हाँ. हाँ, तो राघव जाधव जी ने साल के बारे में बताया है. और साल से ही शालीनता आती है क्या, ऐसा अनेक उदाहरण दिए जिसमें संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी दिखाई देती है उनकी. तो पाठ में देखते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे क्लियर होते जाएगा कि साल का असली महत्व क्या है और किसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है. इस पाठ के माध्यम से हम देखते हैं. एकदा मी पु ल देशपांडे प्रसिद्ध लेखक है, कवि है मराठी के. अगले पाठ में वापस पु ल देशपांडे के ऊपर ही एक बहुत ही अच्छा विनोदी लेख है, वो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले. तो एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो. निमित्ताने म्हणजे काहीतरी कारणामुळे हा लेखक राग जाधव गेले होते. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो, निघण्याच्या तयारीत होते. तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला साल दिली तर चालेल काय. अब लेखक को सुनीताबाई ने पूछा, अर्थात पु ल देशपांडे की पत्नी थी. पु ल देशपांडे मराठी के एक प्रसिद्ध लेखक, नाटककार, कवि, बहुत फेमस पर्सनालिटी है. उनका आगे के पाठ में है फिर से वर्णन, उनका लेख है पूरा. तो पु ल देशपांडे के यहाँ किसी काम से गए थे. तो वहां पर जब वो निकलने लगे, उनकी पत्नी ने पूछा, अगर आपको साल दिया तो चलेगा क्या. साल अर्थात स्वागत के लिए उपयोग किया जाता है. मी एका पायावर हो म्हटली. एका पायावर हो म्हटली म्हणजे लगेच तयार झाली. एक पैर पर खड़े होने का मतलब सच में पैर पर भी एक मुहावरा है. तुरंत उन्होंने हाँ बोला, बिना सोचे समजे. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला साल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. ही साल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेस मध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नहीं. और इस तरह से कोई बहुत प्रसिद्ध हस्ती जब हमारा सम्मान करती है साल दे करके, तो साल का हम उपयोग कभी नहीं कर सकती, उसको संभाल करके रख देते हैं सुटकेस में. इसी तरह से उन्होंने भी रख दिया कि पु ल देशपांडे और उनकी पत्नी की एक याद, एक आठवण म्हणून जपून ती सुटकेस मध्ये ठेवली. मतलब उनकी याद हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए उन्होंने उस साल को हमेशा के लिए संभाल कर रख दिया सुटकेस. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. वाई एक स्थान का नाम है. महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पर विश्वकोश मीन्स जो डिक्शनरी, हाँ, इंसाइक्लोपीडिया जैसे डिक्शनरी की तरह है विश्वकोश, जिसमें पूरे भाषाओं में ट्रांसलेट वो सब चीजें या जो मुख्य शब्द है उसके अर्थ दिए. विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञ पाठशालेच्या खोलीत मी राहत होतो. एक पाठशाला थी जिसके घर में इनके ठहरने का, नदी के किनारे एक पाठशाला, वहां पर इनके रहने की व्यवस्था की गई. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. कृष्णा नदी के किनारे जो प्रवाह था, जो नदी का फ्लो था, उस तरफ, उस
जिस घर में वो ठहरे थे उसकी खिडकी की दक्षिण की ओर, दक्षिण मीन्स साऊथ की ओर. साऊथ. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. अब उस खिड़की से उन्होंने देखा कि ठंडी का दिन है और वाई और महाबलेश्वर ये सब जो जगह है बहुत ठंडी जगह है. और उस ठंडी के समय भी कृष्णा नदी के किनारे एक घाट पर, घाट मतलब जहां पर पानी थोड़ा सा कम होता है, लोग स्नान वगैरह कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, पानी भर सकते हैं. उस घाट के किनारे एक महिला मछली पकड़ने का काम कर रही और अपने बच्चे को एक टोकरी में रखा था. एक छोटा सा हम्म. बच्चा, उसको अपने बच्चे को टोकरी में रख करके एक महिला मछली पकड़ना चालू की थी. नदी में मछली पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उस काम में लगी थी. तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होती, पण आई तिकडे बघतही नव्हती. कड़ाके बहुत कड़ाके की कठोर ठंडी पड़ रही थी और बालक हम्म. कांप रहा था पूरा ठंडी से, रो रहा था, लेकिन माँ हाँ. की तरफ देख भी नहीं रही थी. मला मात्र राहवले नाही. मी सुटकेसमधील पुलकित साल काढली. पुलकित जो पु. ल. देशपांडे जी ने साल दी थी, वो सुटकेस में से साल निकाला उन्होंने. 5 50 रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली. 5 50 रुपये निकाले उन्होंने, लेखक ने, हम्म. और उस बाई को बुलाया. सूटकेस में सॉल निकाली, पैसा निकाला, हाक मारली मतलब पुकारा, उसको बुलाया. हम्म. खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी साळीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस. मतलब उस बालक को पहले साल के अंदर गुंडाळ मीन्स लपेटो, उसके बाद हम्म. मछली मारने का काम करो. या घटनेची ऊब पुलकित सालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती. अर्थात जो सम्मान किया था लोगों ने उस साल के माध्यम से, उससे कहीं ज्यादा गर्वी, उससे कहीं ज्यादा आनंद लेखक को आया उस साल को उस महिला को दे करके. देखते. कविवरे नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलने गाजवत पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले. मराठी साहित्य सम्मेलन बहुत व्यापक प्रमाण पर होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है एक सम्मेलन, जिसमें सभी बड़े बड़े साहित्यिक आते हैं. और उसमें नारायण सुरभि जी को भी अध्यक्ष का स्थान मिला. बहुत सम्मान की बात होती है उसका अध्यक्ष बनना. परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. भरती मीन्स भीड भाड, अहोरात्र रात्रंदिवस त्यांच्या कार्यक्रमांना गर्दी असायची. प्रत्येक हम्म. कार्यक्रमात सन्मानाची साल व श्रीफळ त्याला मिळत राहील. एकदा ते मला म्हणाले, या साली घेऊन घेऊन मी आता सालीन बनू लागलो आहे. इसका मतलब एक बार कवि नारायण सुर्वे जी ने उनसे कहा कि इतना साल और श्रीफल मुझे मिला है कि मैं बहुत सालीन हो गया. सालीन का हाँ. मतलब एकदम सिंपल, सादगी पसंद व्यक्ति. अब यहाँ पर ऐसा कहने के पीछे जो कवि या लेखक बोलते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा तर्क होता है, कोई और कारण होता है. इनके बोलने की बात को आसानी से हम नहीं ले सकते, उसके पीछे कुछ और बात होगी, ऐसा लेखक ने भी समझा. हाँ. त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोज माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणार ती होती. साल व सालिनता याचा संबंध काय. अब इस लेखक ने भी सोचा, जाधव जी ने भी सोचा हम्म. कि इस साल का मतलब क्या हो सकता है, साल और सालिनता के क्या लेना देना. खरे हाँ. तर खरी खुरी शालीनता साली विनाच शोभते. इसका मतलब है जो सच में शालीनता है वो क्या हम्म. साल से होती है क्या. अगर मैं नहीं. सादगी हाँ. पसंद व्यक्ति हूँ तो हम्म. या मुझे किसी ने ढेर सारे साल से सम्मानित किया है तो मुझ में शालीनता आएगी, ऐसा नहीं है. हम्म. ऐसा लेखक ने उस बात को समझा. सुर्वे मुळातच शालीन, अर्थात वो जीवन में शालीन ही थे कबीरवर नारायण सुर्वे. ऐसा नहीं था कि उनको हम्म. साल लोगों ने दी, श्रीफल, श्रीफल मीन्स नारळ, साल और श्रीफल से सम्मान किया तो उनका सम्मान बढ़ गया या वो शालीन हो गए, ऐसी कोई बात नहीं थी. सालींच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही. इसका मतलब है कि जो साल की बरसात हुई, लोगों ने जो उनका सम्मान किया, उनका सम्मान कभी भी कम नहीं हुआ या उनमें कभी अभिमान नहीं आया, कभी घमंड नहीं आया
कि इतने लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं और मैं काफी बड़ा हो चुका हूँ। इसका मतलब है त्यांची शालीनता कधीही हरवली नाही, उन्होंने अपनी सादगी को कभी, सिंप्लिसिटी को कभी भी नहीं छोड़ा। मी हाँ कवी वर्यानं म्हटले, सालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल, भिकेला लागेल, पण शेकडो साली खरेदी करून सर्वांना एक एक साल लगेचच नेऊन देईल, यावर तो शालीन कवी मनापासून हसला। तो कविवर नारायण सुर्वे जी से इन्होंने कहा, लेखक ने, कि अगर साल से ही लोगों में शालीनता आती तो मैं भले कर्ज लेता, भले भीख मांगता, लेकिन सैकड़ों साल खरीदता और लोगों को गिफ्ट करता, लोगों को साल देता, जिससे जो अभिमानी लोग हैं, इसमें बहुत ज्यादा घमंड है, उनमें भी शालीनता आ जाए। और इस बात को सुन करके कवि नारायण सुर्वे जी ने हंसे। सालीमुळे शालीनता येते की जाते, या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अगर किसी का ज्यादा सम्मान हो तो उसमें अभिमान होने या अभिमान आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका मतलब लेखक का कहना है कि साल लोगों में शालीनता नहीं लाती, बल्कि शालीनता चाहने की क्षमता में ज्यादा होती है कि लोग अपनी शालीनता छोड़ दे, लोगों में अभिमान आ जाए। सम्मान करण्याचे रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा है। इस तरह से हम लोग अगर साल से ही शालीनता आती तो लेखक सभी को साल खरीद करके बांट देता, लेकिन ऐसा नहीं है। साल के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में लोग और अभिमानी हो जाते हैं और ज्यादा दिखावा करने की कोशिश करते हैं, जो वो नहीं होते वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से साल की चाहत में लोग अपनी शालीनता को खत्म करते जाते हैं और इसका धोखा ज्यादा होता है कि साल के चक्कर में वो अपनी शालीनता खो दे, खत्म हो जाए उनकी शालीनता। हम्म मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। अब 2004 हर एक वर्ष में मराठी साहित्य सम्मेलन होता है, उसमें एक बार कविवर नारायण सुर्वे भी अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर जो लेखक है वो भी सन 2004 में जो मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ, बिन विरोध अध्यक्ष जानो। ज्यादातर ऐसा होता है कि बिन विरोध अध्यक्ष कोई होता नहीं। बिन विरोध का मतलब बिना किसी के विरोध के आसानी से अध्यक्ष बन। तो अध्यक्ष बनाने के लिए बहुत सा लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर जाकर के किसी एक व्यक्ति को जो उसके योग्य होगा उसको अध्यक्ष चुना जाता है। अब मराठी साहित्य हाँ सम्मेलन में बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े श्रेष्ठ जो रचनाकार है, जो साहित्यिक हम्म लोग हैं, वो सब आते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है उनको बिना किसी विरोध के, उनके लिए बहुत सम्मान की बात है कि उनका किसी ने विरोध नहीं किया और मराठी साहित्य सम्मेलन के जो मुंबई में हुआ था उसके वो अध्यक्ष थे। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर सालींचा वर्षाव झाला। मतलब 1-2 साल तलक लगातार फिर उनका सम्मान हुआ। उनका नाम इतना बढ़ा, इतना फेमस हो गए कि लोग जब भी आते उनके लिए साल लेकर के आते और उनका सम्मान करते। एवढ्या साली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते। 8x6 मतलब 8 फुट उसकी लंबाई और 6 फुट चौड़ाई, अर्थात जितना अपना किचन होता है उससे भी छोटा, इतना हाँ छोटा घर था उनका। और उस छोटे से घर में, और जितने भी ज्यादातर लेखक और कवि होते हैं उनके पास पैसा बहुत अधिक नहीं होता, हम्म गरीब होते हैं अधिकतर। तो यहाँ पर लेखक ने भी हाँ अपने बारे में बताया है कि उनका घर काफी छोटा था, 8x6 का, हम्म 8 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा, गैलरी के बराबर समझ लो या अपने किचन से भी छोटा, हाँ इतना बड़ा। और वहां पर इतनी सारी साल जमा करके रखना उनके लिए कठीण था। हम्म मग मी सगळ्या सालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या साली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले। अब लेखक ने क्या किया फिर, जितना भी साल था सबका गट्ठर बनाया, गट्ठर बना करके अपने एक अच्छे मित्र को दिया और उसको बोला जब भी तुझे जरूरत लगे, सर्वाधिकार में सारे अधिकार है, तुमको जरूरत लगे तो इस साल का उपयोग कर सकते हो, किसी को देना है तो दे सकते हो। बेचारा अति प्रामाणिक त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले। उसका भी घर छोटा था,
लेकिन वो ईमानदारी से प्रामाणिकपणाने ती साल कुणालाही न देता त्याने ते सांभाळून ठेवले। उस साल को उसने हम्म। किसी को दिया नहीं, अधिकार पूरा दिया था लेखक ने, तुम चाहे तो सबको हाँ। बांट सकते हो, अपने पास रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो जो व्यक्ति था, लेखक का मित्र, उसने किसी को साल दिया नहीं। घर छोटा था, फिर भी उसने उस साल को संभाल कर रखा। अच्छा। हळूहळू मी सगळ्या साली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। फिर धीरे धीरे लेखक ने क्या किया, जो भी गरीब श्रमिक मिलते थे, काम करने वाले लोग मिलते थे, जिसको सच में आवश्यकता होती थी, उसको वो साल धीरे धीरे बांट दिया, सब दे दिया। हम्म। याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। अब शनिवार पेठ, बुधवार पेठ, ये सब पुणे में बाजार है, जगह का नाम है। वैसे शनिवार पेठ में ओंकारेश्वर मंदिर के पास पुल है, वहां पर रोज शाम को लेखक जाता था। तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे। कट्टा मीन्स बैठने के लिए छोटा सा स्थान, वहां पर जाकर के लेखक बैठता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिवस काय घडले, की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा असक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरकुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। किसी तरह से कांपता हुआ एक भिक्षेकरी, भिक्षुक, भीख मांगने वाला व्यक्ति, जो काफी वृद्ध था, बूढ़ा था, कड़क ठंडी के दिन कांपते हुए वहां पर कट्टे के बगल में ही चिपक करके पड़ा था। और लेखक ने उसको देखा ठंडी से एकदम कांपते हुए। दुसऱ्या दिवशी मी 2 साली घेऊन ओंकारेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो। तो म्हातारा होताच, त्याला दोन्ही साली दिल्या। त्याने थरथरत्या हाथाने मला नमस्कार किया। लेखक अपने घर गया। दूसरे दिन जब वापस आया उस कट्टे पर, तो 2 साल अपने घर से लेकर के आया। तो देखा कि वो माता आदमी वहीं पे था, और दोनों साल उसको दे दिया, जो ठंडी से वो कांप रहा था। हाँ। और उस बूढ़े व्यक्ति ने दोनों हाथ से नमस्कार किया, कांपते हुए हाथों से, थरथरत्या हाताने मला नमस्कार केला। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यास उसंत लागली नाही। अगले 4-5 दिन तक लेखक को मौका ही नहीं मिला वापस उस कट्टे पे जाने का, ओंकारेश्वर मंदिर के पास हम्म। जाकर के जहाँ पे बैठते थे। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो। डेली की तरह जो भी काम था, आना जाना। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण झाली। तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालला। देखा तो वहां पर वो भिक्षेकरी कट्टे के बगल में जो था, जहां पर बैठते थे, उसकी याद आई लेखक को एक दिन। वो देखने गया तो वहां पर वो नहीं था। फिर नहीं पुल नहीं। पर चक्कर मारने के लिए लेखक गया। वहां पर उठ करके वो चलने लगा। तभी देखा पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला। मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो। पाहतो तो काय, तीच चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर, तेच कुडके कुडकुडणे, तेच दिन वाणे जीने। पुल के पास हम्म। मध्य भाग में जब पहुंचा लेखक, तो उसने देखा कि भिक्षेकरी जो वृद्ध व्यक्ति था, वहां पर उसी तरह से पड़ा है, जैसे पहली अवस्था में था, कांपते हुए। उसके पास वो साल भी नहीं थी, और फिर से ठंडी से कुड़कुड़ता हुआ, वही दीनहीन अवस्था, एकदम गरीबी हालत में। मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? त्याने नाकारार्थी मान हलवली। मैंने पूछा, बाबा आपने मुझे पहचाना क्या? उसने नाकार की, नहीं हाँ। नहीं मैं तो नहीं पहचानता। नामे गर्दन हिला दी। मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 साली दिल्या होत्या, आठवते? 5-6 दिन पहले मैंने आपको 2 साल दी थी। यावर म्हातारा खुलला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भल्या माणसा, तुलाही मोठा, म्यासनी साली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला साली कसा सोबती? मतलब उसने फिर हाथ जोड़ करके उस वृद्ध ने कहा कि हे भले मानुस, तो बहुत बड़ा इंसान है, तुमने मुझे साल दी, लेकिन मुझ जैसे भिखारी व्यक्ति को ये साल कहाँ शोभा देगी? साल शोभा देगी मतलब हम्म। आवश्यकता तो उसकी भी है कि वो ठंडी से बचाने के लिए साल काम देगी, लेकिन वो भिखारी व्यक्ति, उसे लगता है कि वो साल कहाँ शोभा देगी? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट। इसका मतलब है इस शोभा से अधिक पोटाची आग लई वाईट, मतलब वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो बहुत ही भूखा था। उसे क्या हम्म। किया उसने, मी साली इकल्यावर 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा। आमचं हे असलं बिकट जीणं तुझं लय उपकार आहेत बाबा।
अब उस वृद्धि व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि जो तुमने साल दी थी उस साल को मैंने बेच दिया और दो बेचा। तीन दिन पेट भर करके मैंने खाना खाया. आमच्या हे असलं हम्म विकट जीना, इतना कठिन हमारा जीवन होता है. तुझा लय उपकार आहेत बाबा. बाबा तुमने जो साल दी उसे बेच करके मुझे 2-3 दिन का भोजन मिला. मेरी ठंडी से ज्यादा मैं जीऊंगा कब, जब मेरे पेट में अन्न होगा, खाना होगा. सिर्फ साल ओढ़ने हम्म, से मेरी ठंडी जाएगी क्या? नहीं जा सकती. नहीं। तो इस तरह की व्यथा उस वृद्ध व्यक्ती ने लेखक को बताई. सालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब, अर्थात साल की जो शोभा है, साल का जो महत्व है, उससे कहीं बढ़ करके पेट की आग है. अर्थात पेट से, अगर हमारा पेट भरा होगा तो भी हमारी ठंडी भाग सकती है. इसका मतलब है अगर वो जिएगा ही नहीं, उसके पेट में अन्न ही नहीं होगा, तो साल ओढ़ करके कितनी हम्म, ठंडी बचाएगा वो? कितना भगाएगा? हाँ। भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाच्या साडी तरी द्याव्यात. अर्थात जो व्यक्ति भूखा है, जिसको भोजन की भूख है, उसे खाना देना चाहिए. जो प्यासा है, तहानलेल्यास, जो प्यासा है, जिसको पानी की प्यास है, उसको पानी देना चाहिए. अगर दोनों भी हम नहीं दे सके तो जो अभाग्याना, अभाग्याना मतलब जो अभागा व्यक्ति जो सम्मान के लिए मरता है. बहुत से ऐसे व्यक्ति हम्म, दुनिया में है जो चाहते हैं कि हाँ। उनकी हमेशा तारीफ हो, उनका सम्मान हो. तो ऐसे व्यक्ति को साल दे देना चाहिए. एक तरह का व्यक्त किया लेखक ने कि इस संसार में हम्म ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ साल के लिए, सम्मान के लिए काम करते हैं. तो यहाँ पर लेखक ने बताया, दो चीजें बताई. एक तो साल का महत्व, किसके लिए? जो उसके लिए मर रहा है, जिसको लगता है कि नहीं मेरा सम्मान होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को साल सम्मान। दे दो. और साल से हाँ। शालीनता नहीं आती. और दूसरी बात, उस वृद्ध व्यक्ति के लिए साल से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके पेट की आग को बुझाना था. उसकी ठंडी हम्म, का सबसे बड़ा कारण सिर्फ बाहरी वस्त्र ओढ़ करके जाने वाली ठंडी नहीं थी. उसे भूख लगी हाँ। थी, उसे दिन भर कई दिनों से भूखा था, उसे खाने की जरूरत थी. इसलिए वो साल कितनी भी कीमती रही हो, उसके लिए उस साल का कोई महत्व नहीं था. इसके लिए उस साल को उसने बेच दिया और बेच अपने दिया। खाने के लिए बेच। इस्तेमाल किया. हाँ। अब हाँ, ये जो कृति दी है इसको करके देखना एक बार. उसके बाद हम्म। फिर हम लोग इस पे, हाँ। हाँ, कल डिस्कस करेंगे इस पे. कितना हम्म। नहीं समझ में आया, क्या